पर्सन जमील फारूकी केस की समाअत हुई, जहां FIA ने जिस्मानी रिमांड मजीद बढ़ाने की इस्तदा की। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल से 3 करोड़ से जायद पाकिस्तानी बेघर हो चुके। एक होने की बहुत शदीद जरूरत है। सैलाब के मुतासरीन हैं, उन पर बात करें। आप नुकसानात का तखमीना नहीं लगा सकते। अपने चीफ मिनिस्टर को महमूद खान को कहा है कि यहाँ आपके आने की जरूरत नहीं है, आप चारसदा जाएं, नौशहरा जाएं, आप सवात जाएं। हम एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने में, सियासत करने में मसरूफ हैं। क्या थोड़े अरसे के लिए इसको साइड पर नहीं रख सकते हम? सैलाब के मुतासरीन तो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। 10 साल पीछे चले जाएं, मुख्तलिफ किस्म की रिकमेंडेशंस आती हैं हर दफा। आज अगर इस मुल्क में 5 डैम एक्स्ट्रा होते तो क्या यही सूरत हाल होती? कितना नुकसान अब तक हो चुका है, सिंध हुकूमत किस तरीके से काम कर रही है? फसलें तबाह हैं, लोगों के घर, ये जो मामूल की बारिश होती थी अगस्त में, उससे 780 गुना ज्यादा है। कुछ करना होता है, हुकूमतों ने वो बेबस सी नजर आती हैं। फंड्स भिजवा दिए ताकि लोगों को कम से कम खाना, पानी और कुछ सहूलतें जो हैं वो मुहैया की जा सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल डिबेट। मैं हूं सुमैया रिजवान। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से, लेकिन आज हम बात सबसे पहले जो करेंगे और अदालती कार्रवाई जमील फारूकी केस के हवाले से जो रही, उस हवाले से मैं आपको आगाह करना चाहूँगी। तो सीनियर एंकर पर्सन और इस प्रोग्राम में कि नेशनल डिबेट के जो मेज़बान हैं जमील फारूकी, आज उनको अदालत में एक बार फिर पेश किया गया और कानून की हिरासत में है वो, जहाँ गुज़िश्ता कई दिनों से उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है, जिसका बरबला इज़हार वो खुद यानी कि जमील फारूकी और उनके वकील मियां अली अशफाक ने अदालत में भी किया। आज भी एंकर पर्सन जमील फारूकी केस की समाअत हुई, जहां FIA ने जिस्मानी रिमांड मजीद बढ़ाने की इस्तदा की और अदालत ने FIA की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए जमील फारूकी को अब 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। दौरान समाअत FIA हुकाम ने अदालत को बताया कि हमने जमील फारूकी से वीडियो बरामद कर ली है। जमील फारूकी के वकील मियां अली अशफाक की तरफ से रिमांड की मुखालफत की गई। जमील फारूकी के वकील ने वीडियो की तफसीलात अदालत में पढ़कर सुनाई। एडवोकेट मियां अली अशफाक ने यह सवाल उठाया कि कितने रोज से जिस्मानी रिमांड पर जिस्मानी रिमांड हो रहा है। FIA ने जो वीडियो बरामद की है वो यूट्यूब पर मौजूद थी। FIA को तंज़ो मिज़ाह का नहीं पता तो फिर ये क्या तफ्तीश कर रहे हैं? अगर ज़ेरे हिरासत तशद्दुद पर बार काउंसलर्स और सहाफ़ी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? वकील मियां अली अशफाक जमील फारूकी के वकील ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि अदालत आलिया तो तनकीद पर दरगुजर करती है, मगर इस्लामाबाद पुलिस एक सहाफ़ी को पकड़ लेती है। नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाना क्या जुर्म है? इंसानी हुकूक के अलमबरदार कहाँ हैं? ये कहना क्या जुर्म है? अगर इस वीडियो को सच भी मान लें तो भी PBC की किस शिक में ये नहीं आता? पूरे व्लॉग से 2 जुमले उठाकर एक केस बना दिया गया। जमील फारूकी के वकील ने दलाइल देते हुए अदालत को बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कह चुके हैं कि इंसान की इज्जत सबसे पहले है। जमील फारूकी के वकील मियां अली अशफाक ने कराची एयरपोर्ट की वीडियो कमरे अदालत में चलवाई। जमील फारूकी की वीडियो में लसानियत, इलाकायत, मसालिक और मज़ाहिब के हवाले से कोई बात नहीं की गई। नफरत फैलाने की भी कोई बात नहीं की गई। जो साइबर एक्ट में मौजूद है, किसी भी चीज़ की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। FIA की जो FIR में लिखा गया है वही पुलिस के FIR में था। जमील फारूकी के वकील मियां अली अशफाक ने FIA के प्रोसिक्यूटर से दोनों FIRs के मवाद के एक होने का एतराफ़ भी करा और कहा कि खुद इस्लामाबाद पुलिस अपनी FIR ना बनने को तस्लीम कर चुकी है और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुए बगैर 1 रोज़ कबल जमील को अदालत में लेकर आया गया, जिस पर अदालत ने पुलिस के फैसले में सरजनिश की। अदालत ने FIA की जमील फारूकी का जिस्मानी रिमांड लेने की इस्तदा को मुस्तरद किया। जमील फारूकी को 14 रोज़ा रिमांड पर अब जुडिशल कर दिया गया है और अदालत ने जमील फारूकी से वकला और उनके रिश्तेदारों को मुलाकात की इजाज़त भी दे दी है। जमील फारूकी के वकला अब कल उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। ये सारी सूरत हाल है जो आपको बताना बड़ा ज़रूरी था। और अब प्रोग्राम में मैं बात करूँगी मुल्क भर में जो सैलाबी सूरत हाल है उस पर। नाजरीन, सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी तस्वीर आ रही हैं, ऐसे ऐसे आदाद शुमार आ रहे हैं कि दिल खून के आंसू रो रहा है।
अभी मुल्क की सैलाबी सूरत हाल में मरने वालों की तादाद 1000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। इमदादी कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं और सैलाब में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। फलाही इदारे और शहरियों की बड़ी तादाद अपनी मदद आप के तहत भी फलाही सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल से 3 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी नाजरीन बेघर हो चुके हैं। वो खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कहीं ज़िंदगियाँ फाकों में गुजर रही हैं तो कहीं मासूम जाने बीमारियों में मुब्तला हैं, कहीं भूख और प्यास है, कहीं एड़ियाँ रगड़ने पर मजबूर हो रहे हैं लोग, तो कहीं बेबसी और सिसकियाँ हैं जो कि वक्त काट रही हैं, कहीं सांप और बिच्छू हैं जो डस रहे हैं और कहीं कीड़े मकोड़े नोच रहे हैं। आवाम की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ये सैलाब बहा कर ले जा चुका है। क्या ये कुदरती आफत है या इसकी तबाही और बर्बादी से मुमकिन इम्कान जो इक़दामात उठाए जा सकते थे उसके ज़रिए से बचा जा सकता था? तो इसका जवाब है हाँ। अगर बर वक्त मुमकिन इक़दामात उठाए जाते तो ना सिर्फ इसकी तबाही और बर्बादी से बचा जा सकता था बल्कि अब भी वक्त है इस सैलाबी सूरत हाल से पैदा होने वाले नुकसानात में कमी लाई जा सकती है। मगर ऐसा सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सकता है नाजरीन जब सियासी जमातें अपनी सियासत को पसे पुश रख कर मुल्क के आवाम और इंसानों को तरजीह दें। अगर कुछ वक्त के लिए ये तोशा खाना रेफरेंस, ये फ़ॉरेन फंडिंग केस, ये नैब केसेस, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ अगर रुक जाएंगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। अलबत्ता ये आसमानी आफत जो आई हुई है इससे हम ज़रूर मिलकर एक कौम होकर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आम इंतखाबात की बहस, सूबों वफाक की लड़ाई को अगर रोक दिया जाए और मुश्किल में फंसे हुए आवाम के लिए सुलह कर ली जाए तो क्या ख़बाहत है। इन्हीं सियासतदानों और हुक्मरानों का मोराल ही हाई होगा जो आज दस्तों गिरेबां हैं, एक दूसरे को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अगर ये सब कुछ करने के बजाय हम एक कौम हो जाएं, मुहिब्बे वतन होकर आवाम में खुशियाँ बांट लें तो यकीनन पूरी कौम ना सिर्फ मुश्किल की इस घड़ी से निकल सकती है बल्कि बहुत जल्दी ज़िंदगी मामूल पर आ जाएगी। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त हो सकेगा जब हम कौम एक होगी, हम यकजा होंगे, तमाम सियासतदान पहले एक होंगे और उसके बाद वो अपनी आवाम को एक करेंगे। इस वक्त एक होने की बहुत शदीद ज़रूरत है और इसी पर हम बात करेंगे। मुझे मेरे मौजूद मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है सेनेटर आज़म खान सवाती साहब, आपको मैं वेलकम कहूँगी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और अतर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया अतर साहब आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम आज़म सवाती साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। आज़म साहब अभी आपने मुझे बताया, ज़ाहिर है आप गए हुए थे अपने देखें बुनियादी तौर पर मासेरा में क्या सूरत हाल है, आप ज़रा मुझे बताइएगा। देखें, पहले मैं मानसरा की बात से पहले जो आज जमील फारूकी उसको अदालत में पेश किया गया, वहाँ से जुडिशल रिमांड हुआ, तो मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके एहलकारों से ये कहना चाहता हूँ कि क्या इससे इनके सैलाब की जो तबाही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वो उससे रुक जाएगी? क्या उसमें कोई कमी आ जाएगी? और फिर गैर इंसानी सलूक जो उसके साथ किया है, एक सहाफ़ी की हैसियत से, एक एंकर की हैसियत से उसने हमेशा हक़ की आवाज़ जो है उठाई है और जिस तरीके से उसे हथकड़ियाँ पहनाई गई, जहाज़ के अंदर उसको घसीटा गया, फिर उसका जिस्मानी रिमांड दिया गया और किस बात के ऊपर? एक कप के अंदर जो है अगर वो तूफ़ान बर्पा करना चाहते हैं, उसके 2 जुमले जो है उससे कोई गद्दारी का जिस तरीके से शहबाज गिल के ऊपर जो है इन्होंने किया, आज देख लें अयाज मीर क्या कह रहा है, आज देख लें अरशद शरीफ कहाँ है, आज देख लें साबर शाकर कहाँ है, आज देखें ARY के साथ क्या हो रहा है। और अगर इसी तरतीब से आप देख लें कि इमरान रियाज के साथ इन्होंने क्या कुछ नहीं किया और वही कुछ कर रहे हैं जो इमरान रियाज के साथ किया था आज जमील फारूकी के साथ। और क्या उससे उनकी ज़बान बंद हो जाएगी? क्या उनकी सहाफ़त जो है उसकी ख़त्म हो जाएगी? आज तो मैं समझता हूँ कि इनकी इतनी तज़लील हो रही है,
इस मुल्क के मीडिया के अंदर और बैरून मुल्क के और जितनी भी इंसानी तंजीमें हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, उसके अंदर इनकी जितनी तजलील हो रही है, मेरा ये ख्याल है इनके लिए मर मिटने का मकाम है। और फिर जब बार बार आपने अपनी इस तमहीद के अंदर जो है सियासी 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 कहा, मुझे ऐसे नफ़रत है। ये सियासी नहीं, ये कारोबारी हैं। आज देख लें कि पाकिस्तान पोस्ट के अंदर जो है कितने लोग ये भर्ती करने जा रहे हैं, कितने कर लिए हैं इन्होंने, जो कि हमने एक प्रॉफिटेबल इदारा बनाया था। आज देख लें रेलवे की हालत किस कदर जो है, जो प्रॉफिटेबल बनाया था कहाँ चला गया, क्या लॉस हो रहा है। ये वो आदाद शुमार हैं कि जो आप आवाम के ज़हनों से नहीं उतार सकते। 3.5 साल जो हमने हुकूमत की है, फिर ये देख लें कि अगर आज जमील फारूकी आपकी जगह या किसी और की जगह बैठकर सैलाब पे बात करते, अवामी जज्बात जो है इस वक्त जो है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी और बैरून मुल्क भी जो है, तुर्की को देख लें, यूएई को देख लें, हर मुल्क जो है चाहता है कि पाकिस्तान की इमदाद करें। लेकिन सवालिया निशान है कि क्या इन डाकुओं और इन चोरों ने, मेरी कोशिश यही है कि आज मौजूद पे हम सैलाबी जो मुतासरीन हैं, सैलाब के मुतासरीन हैं, उन पर बात करें, क्योंकि आप खुद मासेरा का दौरा करके आ रहे हैं, वहाँ की सूरत हाल देख कर आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम इस पर फोकस रखें। जी, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन ये भी इंतहाई ज़रूरी है, सही है, कि क्या इनके इस अमल से, गैर इंसानी सलूक और इस बर्ताव से सहाफ़ियों के साथ, दूसरों लोगों के साथ, इनको तो चाहिए ये था कि एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, साजिश के ज़रिए आई है, इनको ये चाहिए था कि कम से कम इस वक्त से फ़ायदा उठाते और वो सारी कुव्वतें जो कम से कम जो है इस वक्त इनकी आवाज़ बन सकती थी आवाम की तर्जुमानी के लिए, उनको जो है वो साथ मिलाती। लेकिन ये किसी और तरफ जो है वो चले गए। क्या जमील फारूकी 10 दिन जो है उसको जुडिशल रिमांड देने से ये सारे मसाइल है? और कतन नहीं। और फिर आप देखेंगे कि बीबी जो कुछ मैं देख के आया हूँ जी, ख़ासकर ज़िला मानसरा के सिर्फ उस टूरिज़म के एरिया जो नारांग, कागान जी और आपका महांडरी है, उस इलाके के अंदर कि आप नुकसानात का तखमीना नहीं लगा सकते। और खुदा ताला का शुक्र है कि मैंने अपने चीफ मिनिस्टर को, महमूद ख़ान को कहा है कि यहाँ आपके आने की ज़रूरत नहीं है, आप चारसदा जाएँ, नौशहरा जाएँ, आप सवात जाएँ, दूसरे उन इलाकों में चित्राल में जाएँ, कोस्तान में जाएँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मैं, मेरी टीम और हमारे इलेक्टेड मेंबरान जो हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकल हुकूमत के ज़रिए से खुदा के फजल से लोगों के दुखों का मदावा बनेंगे। सही है, उनके नुकसानात को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बुनियादी तौर पे, क्योंकि ये आपकी मेन आर्टरी है, समझ लें इसको, कि महांडरी के मकाम पर अगर ये पुल टूट जाता है तो ये कतन भी जो है आप फिर आगे गिलगित बल्तिस्तान तक जो है आप पूरी दुनिया से जो है कट जाएंगे। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि इसी वक्त जो है सारे मामला जो किए जा रहे हैं केपी हुकूमत की जानिब से ये किए जाएँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पॉइंट टेकन सवाती साहब। अतर जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल में, जो ज़ाहिर है बड़ी दिलखराश मनाजिर हैं पूरे मुल्क में, जिस तरीके से हमारे प्यारों की जानें जा रही हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, घर तबाह हो गए हैं, लोगों के अमलाक तबाह हो गई हैं, लोग अपनी जानों से जा रहे हैं। लेकिन अभी जो मेरा पॉइंट था कि अभी भी हम एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने में, सियासत करने में मसरूफ़ हैं। क्या थोड़े अरसे के लिए इसको साइड पर नहीं रख सकते हम? देखिए, बात तो बड़ी अच्छी है कि सबको एक साथ मिल के इन लोगों की मदद करनी चाहिए, पर ऑब्वियसली देखें कुछ हद तक तो सियासत होती है। जब आप एक जमहूरी माशरे में होते हैं तो उसमें तनकीद भी होती है, आप किसी भी जमहूरी माशरे में हो, एक दूसरे से इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर सब लोग मिल के काम करते हैं, या कम अज़ कम मिनिमम एजेंडा बना लेते हैं कि यार ये मसला है, इसको पहले हल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त इशू ये है कि देखें
अगर आप अभी सैलाब के मुतासरीन तो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। ये आप 5 साल पीछे चले जाएं, 8 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, मुख्तलिफ किस्म की रिकमेंडेशंस आती हैं हर दफा कि जो बंद बनाने हैं वो कितने मजबूत बनाने हैं, उनमें मटेरियल क्या यूज होगा, किस जगह पे कितने दरख्त लगा के चीजों को बेहतर किया जा सकता है, किस जगह पे हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है, मुकामी जो इंतजामिया है वो पहले से इस हवाले से किस किस्म के इंतजाम कर सकती है। मुख्तलिफ किस्म की रिकमेंडेशंस 2010 के बाद भी आई थी, उसके बाद भी आती रहती हैं, उससे पहले भी आई थी। इशू ये है कि क्या उनके ऊपर अमल दरामद हुआ, क्या उस हवाले से जो हमारी हुकूमत है, हमारे इदारे हैं वो तैयार थे, या फिर एकदम से जब मुसीबत पड़ती है उसके बाद एकदम से हम शुरू हो जाते हैं कि अब हमने ये भी करना है, अब ये भी करना है और वो भी करना है। तो ये एक बड़ा इशू है। तो जब इस तरह के इश्यूज होंगे तो फिर देखें उसमें तनकीद भी होगी, थोड़ी सी सियासत भी होगी। और जो लोग ये कहते हैं ना कि इस मौके के ऊपर बिल्कुल सियासत के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्म्ड डिस्कशन हो सुमैया कि आज अगर इस मुल्क में 5 डैम एक्स्ट्रा होते तो क्या यही सूरत हाल होती या ना होती, क्या अगर कालाबाग डैम होता तो ये सूरत हाल होती या फर्क ना पड़ता। तो इन्फॉर्म्ड डिस्कशन भी नहीं हुई यहाँ पे ना डैम्स के हवाले से। तो ये भी एक बड़ा इशू है कि जो लोग इसमें अपना किरदार अदा करते रहे, जिन्होंने इस बहस को ही नहीं आगे बढ़ने दिया, डैम्स की बहस को, अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस मौके पे आप सियासत पे बात ना करें। जनाब आपकी सियासत का खमियाजा ही तो अवाम भुगत रही है, तो सियासत पे तो बात होगी। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये ऐसा मौका है कि बहुत सारे इख्तिलाफात को भुला के अवाम जो इस वक्त मुसीबत में उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है जिसको मैं काफ़ी दिनों से पॉइंट आउट कर रही हूँ और मैं दोबारा से इस चीज़ को उठाना चाहूँगी। आपने दुरुस्त कहा कि ये डिस्कशन भी तो होना चाहिए ना, लेकिन ये डिस्कशन कभी होता नहीं है। आज़म सवाती साहब, एक चीज़ हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ज़ाहिर बड़ी होती है, उसका काम होता है तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ बैठकर इस तरह की आफत, इस तरह की मुसीबत, उसका किस तरह सामना करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो हो, जो कि हमें उसका फुकदान नज़र आया। खुद केपी हुकूमत की बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं कि बड़ा ज़बरदस्त सबसे पहले इस चीज़ से वो लोग निकले और निकल भी रहे हैं। अभी आपने कहा कि स्वात का कहा है, चित्राल का कहा है कि वहाँ लोगों से राब्ता मुनक़ता ना हो जाए, तो पहले वहाँ की चीज़ों को देख लिया जाए। वफाकी हुकूमत का किरदार आप इस सब चीज़ों में कैसे देखते हैं? देखें, मेरा ये ख्याल है कि आपके जो मेहमान हैं बड़ी संजीदा गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं और जिन अवामल की निशानदेही कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जमहूरी ममालिक के अंदर जो एक अपने अवाम के वोट से जो है ऊपर उभर के आते हैं और जिन लोगों को एतमाद होता है कि ये वाकई हमारी तर्जुमानी कर रहे हैं, उसके अंदर एक इन्फॉर्म डिस्कशन जो है होती है या उसमें डिबेट होता है हर सतह के ऊपर। अब यहाँ मुश्किल ये है कि जब हमने अपनी ज़िंदगी की हर पैराए को सिर्फ़ और सिर्फ कारोबार से मुंसलिक करना है। आप ये देख लें कि अगर इमरान खान जैसे आदमी को, जो एक सिंबल बन चुका है इंसानियत का, आप हमारे एहसास प्रोग्राम को देखें, सानिया निश्तर ने जो है ये क्या किया, ये लोगों की आंखें आप बंद नहीं कर सकते। सही, ये वही इन्फॉर्म डिस्कशन है कि जिसके ज़रिए से हमने यहाँ पे गरीबों को एक एहसास के ज़रिए से जो है, क्योंकि आपकी दिली हमदर्दी जो है, आपकी इंसानियत, चलें एहसास बड़ा ज़रूरी है सर। आपने बिल्कुल सही। ब्रेक ले लूँ, कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो और हम बात कर रहे हैं मुल्क में सैलाबी सूरत हाल की। आज़म सवाती साहब, आप अपनी गुफ्तगू तो कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन खबर ये है कि कोहिस्तान के कई इलाके हैं जहाँ तमाम राब्ते मुनक़ता हो गए हैं और जो कुमराट है वहाँ पर 40 जो सयाह थे उनको तो रेस्क्यू किया गया, लेकिन टूर ऑपरेटर्स ये कह रहे हैं कि 300 सयाह अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं तकरीबन कोई 10 दिन पहले जो है कोयटे में था और उस वक़्त भी मुसलसल जो है बारिश थी और हालत उस वक़्त भी जो है कोई अच्छी नहीं थी। रेलवे ट्रैक पूरे का पूरा जो है पानी के नीचे आ चुका है। जो मेन आपका सीबी के पास जो है आपका बड़ा ब्रिज था, बड़ा ज़बरदस्त, वो भी टूट चुका है। इसी तरीके से जो है आप अगर चमन में चले जाएँ, आप किला सैफुल्ला में चले जाएँ, किला अब्दुल्ला में चले जाएँ, कलात की तरफ चले जाएँ, तो इतनी बड़ी तबाही हुई है। और फिर सबसे जो बड़ी बात है, देखें जी, हमें जो हकायक हैं, जो हकीकत है, उसको सामने लाना चाहिए। जिस मुल्क के अंदर बलूचिस्तान में 100 रुपये में से 70 रुपये चोरी हों, और मैं हल्फिया आपको कहता हूँ और ये भी बताता हूँ
कि अगर और इस्टेब्लिशमेंट का पूरा पंजा वहाँ पे है, खुदा ताला का शुक्र है, खौफ मुझे है नहीं कि पाकिस्तान मेरा कारोबार नहीं है, बाहर से पैसे कमा के मैं पाकिस्तान में लेके आता हूँ, यहाँ ख़र्च करता हूँ, थोड़ा बहुत सोशल काम भी खुदा के फजल से है। हकीकत में बता रहा हूँ कि 70 रुपया जिस मुल्क के अंदर 100 रुपये में से 70 रुपया जो है वो करप्शन की नज़र हो जाए, बंदर बांट हो जाए, तो वहाँ पर इससे भी और तबाही होगी। और ये ज़रा थोड़ा सा सब्र करें, ये रेस्क्यू है, हमारे सांस फूल चुके हैं रेस्क्यू के अंदर। सिर्फ रिहेबिलिटेशन में आप जाएंगे, इतनी बड़ी तूफ़ानी सैलाबी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए क्या पाकिस्तानी कौम तैयार है? सही। और जो हुकूमत है क्या उसके ऊपर एतमाद है? ये वो सारी चीज़ें उसी नज़र के अंदर है कि जिससे मुझे ये दुख हो रहा है। 2010 के अंदर देखें, हमने बड़ा अच्छा मुकाबला किया, खुदा ताला का शुक्र है, दुनिया ने हमारा जो है वो साथ दिया, हर जमात जो है। लेकिन इस वक्त जो है जो सूरत हाल है, जिसको आप सियासी सूरत हाल कहें जी, मैं समझता हूँ कि वो इस कदर गंभीर है। और इसको किस तरीके से एक पेज के ऊपर लाया जाएगा, जी जी, जबकि हम समझते और हम मानते ही नहीं हैं नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की जरदारी की हुकूमत जो है ये लोगों के कत्ल के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए नहीं है। कराची में जाके आप देखें, ये इल्ज़ामात नहीं है, ये हकायक हैं। चलें, कराची के अंदर जो है जिन बस्तियों के अंदर आपका पानी पहुंचाया जाता है टैंकर्स के अंदर, वहाँ ये एक पूरा माफिया है और वहाँ से पैसे वसूल करके करोड़ों रुपया दिन का ये दुबई को जाता है। जो जालिम 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं, 14 साल तो उनके हैं ही हैं, उनकी आज सूरत हाल ये है। चलें ठीक है, वो जो चोर और डाकू जिनको कहते हैं, चलें ठीक है सर, इसको हम कुछ अरसे बाद डिस्कस कर लेंगे स्वाति साहब। लेकिन देखिए सवाल वही है कि आज हमें बजाय तनकीद के एक दूसरे के साथ जो आप बात कर रहे हैं कि आगे के अमल को आगे कैसे बढ़ाना है। जाहिर है अभी तो सिर्फ रेस्क्यू हो रहा है ना, फिर रिलीफ है, फिर तामीर नौ है 2010 के बाद, आज 2022 में हम खड़े हुए हैं। हमें अभी बहुत वक्त चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा अतर साहब, एक तो ये मामला है कि अभी ज़ाहिर बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ से राब्ता मुनक़ता है, जहाँ पे कोई टेलीफोनिक राब्ता नहीं है, किसी किस्म की कोई रिसोर्स नहीं है कि पता चल सके कि कैसी हालात में हैं वो लोग। इस सूरत हाल में जो काम करना है, जिस तरीके की हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको लगता है कि निकल तो आएंगे इंशाल्लाह इस मामले से, लेकिन उसके आगे का जो मामला है, ये सब चीज़ों को मिलकर सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं होगा, सबको मिलकर ही इस पर करना होगा। समझते हैं आपकी ज़रूरत इस बात की कि सब एक हो जाएं अभी? देखिए, जो कुदरती आफत होती है वो अमेरिका जैसे मुल्क में भी आए ना, तो वहां पे भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको याद होगा जब हरिकेन कैटरीना आया था तो कितना अरसा लोग बाहर पड़े रहे थे, अमेरिका जैसी रियासत भी बेबस हो गई थी। तो एक तो इसका ये फैक्टर होता है कि कुदरत से आप मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के हाथ में होती हैं, हुकूमतों के हाथ में होती हैं, जो बेहतर तरीके से उसको डील किया जा सकता है। इस वक्त एक होने की बात तो बार बार की जाती है कि एक हो जाए। अगर आप 300 बंदों को एक कर दें, वो 300 के 300 नालायक हों, तो एक होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात। फर्क पड़ेगा कि जब आप कोई कारकर्दगी दिखाएंगे। एक होना इस वक्त नहीं है। यहाँ पे इस वक्त ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिनकी वजह से इस सूरत हाल में हम पहुंचे हैं वो चीजें भी पॉइंट आउट हों। यहाँ पे देखें, एक तो PDM हो गई, जिस वक्त आपको पता है कि मुल्क के अंदर सियासत चल रही है, जो ही कोई मौका आता है, चाहे वो कोई खुदा न खास्ता हेलीकॉप्टर का हादसा हो या कोई और चीज हो, उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आ जाती है कि जनाब जो इमरान खान की सियासी लहर है उसको रोका जाए। वो कहते हैं यहाँ पे सियासत छोड़ दें, सियासत खत्म कर दें। भाई, जमहूरी माशरे में कभी भी सियासत नहीं खत्म हो सकती। या तो आप इसको नॉर्थ कोरिया बना दें, ना ही ये कभी माशरा एक हो सकता है, सियासत पार्टियां एक हो सकती हैं। हाँ, हुकूमतें अपना किरदार अदा करें। आप वफाकी हुकूमत को किरदार अदा करने में एक होने की, देखिए ये बड़ी बचगाना सी एक रट है कि हुकूमत कहती है कि सब एक हो जाए। भाई, आप 14-15 जमातों की हुकूमत है, आप करें वफाक की हुकूमत का जो फर्ज है आप अदा करें। जो KPK में PTI वाले हैं वो करें। अगर PTI वाले सही नहीं करेंगे, अवाम इलेक्शंस में उनको पकड़ेंगे। वफाक में आप सही नहीं करेंगे तो अवाम। और आजकल ना अदर साहब, आजकल कुछ छुप नहीं पाता, ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ हर किसी की कारकर्दगी ना ऐसे खुल के सामने आ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका अतर काज़मी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब ज़रा सिंध की जो सैलाबी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। कल भी हमने कोशिश की थी कि हर मुल्क के हर सूबे से जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर बात करें। तो आज सिंध में क्या सूरत हाल है, जो मुख्तलिफ शहर हैं सिंध के जो इस वक्त सैलाब में डूबे हुए हैं, किस तरीके से
सिंध हुकूमत इस पर काम कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर बल्दियात सिंध हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं आप? अच्छा नासिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्या दादोशुमार हैं, कितना नुकसान अब तक हो चुका है, कितनी अमवात हुई हैं, कितने घर तबाह हुए हैं और सिंध हुकूमत किस तरीके से काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। एक तो बहुत शुक्रिया समिया कि आपने एक अहम इशू पे बात कर रही हैं और आपके चैनल्स पे ज़रूर दिखाया भी जा रहा होगा। जी जी। हालांकि बहुत सारी जगहों पे सिर्फ वो पॉलिटिकल ही बात हो रही होती है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता जिसकी बहुत अहम ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरा सिंध ही इस लपेट में है और हमारे जो 23 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें 101 के करीब तहसीलें हैं, वो एक लिहाज से मुकम्मल तौर पर तबाह हैं और वहाँ पे फसलें तबाह हैं, लोगों के घर कच्चे हों तो घिर चुके हैं, पक्के भी काफ़ी उनमें भी प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो रोड रास्ते या सरकारी इमारतें हैं उन इलाकों में, उनकी भी खस्ता हाली है इस बारिश। और ये बारिश जो है, ये जो मामूल की बारिश होती थी अगस्त में, उससे 780 गुना ज़्यादा है। और ज़ाहिर है जब इस क्वांटम की आती है तो फिर जो भी तदबीरें होती हैं, जो भी कुछ करना होता है हुकूमतों ने, वो बेबस सी नज़र आती हैं। लेकिन सिंध हुकूमत ने अपने तौर पर हमने बहुत कोशिश की। चेयरमैन बिलावल साहब अपना गैर मुल्की दौरा भी उन्होंने कैंसिल किया और वो खुद आए। सीएम सिंध पहले दिन से हर डिस्ट्रिक्ट के विज़िट पे हैं। एहतियाती तौर पर उन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसीज़ के पास फ़ंड्स भिजवा दिए ताकि लोगों को कम से कम खाना पानी और कुछ सहूलतें जो हैं वो मुहैया की जा सकें। और फिर जो टेंट हमारे पास पीडीएमए के पास स्टॉक में थे, कोई 86,000 के करीब, या फिर जो उस वक्त मार्केट में अवेलेबल थे, वो सब हमने प्रोवाइड किए हैं। इसी तरह जो तरपालें होती हैं, मॉस्किटो नेट हैं, एनिमल्स मॉस्किटो नेट हैं, दीगर जो जो चीज़ें इस तरह की थी जो अवेलेबल थी। फिर हमने ऑर्डर्स रिप्लेस किया हुआ है कोई 2 लाख टेंटों का, जो इस वक्त जहाँ जहाँ भी हमें अवेलेबिलिटी है कि वहाँ से ही आएँ, क्योंकि इस वक्त तो ज़रूरत है कि इनको रिलीफ पहुँचाया जाए और फिर एक बहुत बड़ा मरहला आएगा रिहेबिलिटेशन का। लेकिन हम इस वक्त सिर्फ रिलीफ की बात करते हैं, तो जो मुख्तलिफ़ कैंप्स में लोग ठहरे हुए हैं या जो कैंप्स में नहीं आ रहे, रास्ते में हैं, या जिनको कहीं कोई टीला मुयस्सर है रेत का या पहाड़ी इलाका है, वो वहाँ पे उन्होंने बसेरा किया हुआ है। पूरी कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर खाना और पानी या अद्वियात हुकूमत तो अपने तौर पर इक़दाम कर रही है नासिर साहब, लेकिन तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ जो हमेशा होती है कि हम देखते हैं माफिया सरगर्म हो जाता है। अभी टेंट्स की कीमतें बढ़ गई हैं, तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। इस पर हुकूमत चेक एंड बैलेंस किस तरह कर रही है? क्योंकि जब मदद करने की बात आती है तो वो लोग सबसे ज़्यादा सरगर्म होते हैं जिनको मुनाफा कमाना होता है इसमें। जी, ये बड़ा अलमिया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो चीज़ें इस आफत से पहले, इस मुसीबत से पहले, उनकी कीमतें एकदम बढ़ा दी गई। और जाहिर है वो ज़रूर चाहिए, ज़रूरत की हैं, तो फिर लोग जो ख़ुद भी ले रहे हैं या फिर गवर्नमेंट भी प्रोक्योरमेंट कर रही है, प्रोक्योरमेंट तो वहीं से हमें करनी पड़ रही है। उस पर एक्शन लिया है। बहुत सारे जो इस तरह के ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या जो इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जी। जो निशानदेही हो रही है या जहाँ पे भी हमारे लोग जा रहे हैं, उनको अरेस्ट भी किया है, FIR भी की हैं। लेकिन इस वक्त सारा जो फोकस है वो रिलीफ पे है कि लोगों को किस तरह बेहतर किया जाए, कि बहुत बड़ी तादाद है। और ये भी हकीकत है कि जिस तरह हम चाहते हैं या जो उनकी ज़रूरत है वो भी पूरी नहीं हो रही। जहाँ रहते हैं वहाँ पे ऐसी अच्छी कंडीशंस भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है, इतनी बड़ी तादाद है। फिर खाना उनको 2 वक्त की कोशिश की जाती है पहुँचाया जाए, थोड़ी देर सवेर भी हो जाती है। जो उनके साथ बच्चे हैं, ज़ाहिर है वो ये कोई जो चावल या जो कुछ भी दिया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल सही। मैं आप मेरे साथ ही हैं, एक ब्रेक मुझे लेनी है नासिर साहब, से वापस आएंगे तो ये भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म ने जो दौरे सिंध किया, वफाक किस तरह से सिंध की हुकूमत की मदद कर रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। और नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध में जो सैलाबी सूरत हाल है उस हवाले से हम उनसे बात करें। नासिर साहब, अभी आप मुझे बता रहे थे, ज़ाहिर है जो सारी चीज़ों को और सूरत हाल को देख रही है सिंध हुकूमत, लेकिन वफाकी हुकूमत किस तरीके से मदद कर रही है सिंध हुकूमत की? वज़ीर आज़म ने भी सिंध का दौरा किया, सैलाब से मुतासरा इलाकों में वो गए। किस तरीके से वफाकी हुकूमत का मज़ीद साथ चाहिए और मदद की ज़रूरत है? कहाँ कहाँ मुश्किलात है सिंध हुकूमत को? देखिए, हम शुक्रगुज़ार हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के कि वो 2-3 दफ़ा आए हैं सिंध में और उन्होंने अनाउंस भी किया है। एक तो फौरी तौर पर इनिशियली तौर पर 15 बिलियन का कि 15 बिलियन जो है 15 अरब रुपए वो दे रहे हैं, और उसके साथ साथ जो बिस्प का प्रोग्राम है हमारा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फ़ी कस कोई 25,000 जो हैं इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं उनको दिए जा रहे हैं, जो शुरू हो चुके हैं। अच्छा। और फिर बाकी तो चीज़ें उनको हमने बताई हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो भी इमदाद हमें मिल रही है चाइना से या दीगर ममालिक से, या जो वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, वो भी उसमें भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो सिंध को देंगे, क्योंकि हमने उनसे डिमांड रखी थी कि हमें 1 मिलियन टेंट चाहिए और इसी तरह और कुछ चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है या जहाँ जहाँ से प्रोक्योरमेंट हो रही है या बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं, उसमें भी हम एक बड़ा शेयर जो है वो सिंध को देंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सिंध में है। पहले बलूचिस्तान में नज़र आ रहा था, लेकिन अब जो फिगर्स आ रहे हैं, जो अदाद शुमार हैं, उसमें सबसे अफेक्टेड एरिया जो है सिंध है, जो यहाँ पे नुकसानात हुए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान कितना हुआ है? कोई तखमीना लगा सकी है सिंध हुकूमत? कितने लोग अब तक बेघर हो गए? ज़ाहिर अब इनके लिए तामीर नौ का भी काम करना होगा, तो कितना नुकसान हो चुका है अब तक? देखें, इस वक्त हतमी सर्वे तो नहीं कहा जा सकता। अच्छा। लेकिन जो PDMA के पास इस वक्त फिगर्स हैं उनके लिहाज से कुछ 3.9 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं, बेघर हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे रह रहे हैं, जिनके घर में इश्यूज़ हुए हैं। और इसी तरह कोई 8 लाख और कुछ घर हैं कच्चे या पक्के जो तबाह हो चुके हैं, जिसमें कुछ पार्शली हैं और कुछ मुकम्मल तौर पर डैमेज हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। ये भी कोई हतमी फिगर्स नहीं है। अच्छा। कई जगहों पे तो जाहिर है वो अभी तक पहुँचे ही नहीं होंगे। हाँ। क्योंकि रोड रास्ते और जो जैसे मैंने आपको कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है, और फिर हर जगह सब लोग वहाँ पे इमदाद कर रहे हैं। CM साहब ने जितने मिनिस्टर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई हुई है हर डिस्ट्रिक्ट में, या फिर हमारे MP MNA हैं या और पार्टी जो ऑफिस बियरर हैं, वो सब लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, और चेयरमैन साहब खुसूसी तौर पर उनको मॉनिटर कर रहे हैं। ख़ुद CM साहब ने टीम रखी हुई है जिसमें वो ख़ुद हैं, मैं भी उनके साथ हूँ, और अच्छा। फिर हमारे मुकेश चावला साहब हैं, 1-2 और हैं जो पूरे सिंध का विज़िट भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इशू है, 1 दफ़ा नहीं 2-2 3-3 दफ़ा जाते हैं। कुछ एरिया हमारा रह भी गया है जिसको फिर सुबह इंशाल्लाह हम लोग निकल रहे हैं और वहाँ पे विज़िट होंगे, और वैसे हर उनसे राब्ते में है। इस वक्त भी जो कैंपों में, सिंध के कैंप में जो फिगर है हमारे पास, वो कोई 5 लाख के करीब है जिनको खाना और पानी मुहैया किया जा रहा है, या अद्वियात। और लेकिन जो बाहर हैं लोग, वो पूरी कोशिश की जा रही है कि वहाँ भी ये चीज़ें पहुँचाई जाएँ, और सब लोग बीच में बहुत सारे लोग खुद भी काम कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उस तरह से नहीं। देखें, 2010 का जिक्र किया जाता है जब फेडरल में गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे। एक तो उन्होंने खुद पाकिस्तान कार्ड, वतन कार्ड बनाया था जिससे सबको सपोर्ट मिलती थी। फिर इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इसको फोकस किया गया था, सारी मीडिया की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। तो सब लोगों ने यहाँ पे बहुत इमदाद की थी। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि 2010 से ये जो इस वक्त के हालात हैं वो ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा उनमें फ़र्क है। लेकिन अभी तक बड़ी माज़रत के साथ कि अभी तक हमारा नेशनल मीडिया जो है वो पॉलिटिकली तौर पर तो ज़्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन जो लोगों की हम पर बड़े तलकीद करें,
हम हाजिर हैं, हम हमारी कोताहियां होंगी। आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमारी पूरी कौम बड़ी देर से जागी है, बड़ी देर से पता चला है कि पूरा मुल्क सैलाब की जद में आ गया है, बहुत देर से रिपोर्ट करना शुरू किया है। हमारी कोशिश ये है सर, ये नहीं कि क्रेडिट ले रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि हमारा चैनल में खुद हम इस पर बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो सूरत हाल है वो नाज़रीन को बताएं। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि हमें पता है कि अब आगे की क्या मुश्किलात हैं नासिर साहब, क्योंकि खुद आपका आबाई शहर, उसके अलावा दादू, लाड़काना, नौशेरो फिरोज़, यहाँ की सूरत हाल भी अब हमें बताएं कि वहाँ पे क्या तमाम इलाकों में जा सकी है सिंध हुकूमत, इमदाद पहुँच रही है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, और उसके बाद जो कपास की और चावल की फसल को नुकसान पहुँचा है, तो आगे जो अगर कहत साली का एक ख़तरा मौजूद है, हमारे सर पर मंडला रहा है, उससे निपटने के लिए इक़दाम क्या उठाए जाएंगे? देखिए, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि जो फूड सिक्योरिटी के लिए, देखें जो सिंध दूसरे नंबर पे आता है ज़राअत के मामले में, पंजाब पहले उस पे है, पंजाब के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो जहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीनें थीं वो तबाहाली का शिकार हैं, और सिंध तकरीबन 80% के करीब जो हमारी ज़राअत थी उसको नुकसान पहुँचा है। ये कॉटन का फसल ख़ास तौर पर हमारा मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हुआ है। खजूरें जिन इलाकों में थीं, दीगर जो हमारी राइस का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, शुगर केन का भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन शुगर केन कहीं कहीं बच भी गया है। लेकिन बाकी, और फिर यही चीज़ें इन्हीं फसलों को बेच के जो किसान है, काश्तकार है, ज़मींदार है, वो फिर गंदम उगाते थे। अब वो भी इशू है कि वो पैसे कहाँ से लाएंगे, वो गंदम की कैसे बिजाई होगी और फिर वो कैसे आगे फसल आएगी। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं जिनको बहुत हिकमत अमली से फेस करना है, और सब ने मिलकर। मैं तो आपके तवसत से गुजारिश करूँगा कि पॉलिटिक्स को छोड़ दें। हम तो खान साहब से भी कहते हैं, इमरान खान साहब से, कि जब 2020 का सैलाब था, चले तब तो आप नहीं आए सिंध के किसी इलाके में, अब आए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, प्रोटोकॉल देंगे, आपके साथ रहेंगे, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ थे, हम आपके साथ भी रहेंगे। आए, आके लोगों का हाल देखें, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब तो आप लोगों की मुलाकातें होती नहीं थी, लेकिन आज आप भी ऑफर दे रहे हैं। जी, वो उस वक्त जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब थे तब वो मिलना पसंद नहीं करते थे, वो बहुत कम आते थे, बल्कि पूरे सिंध में एक रात वो नहीं रहे। कराची भी आए हैं तो कुछ घंटों के लिए। ये जिस 2020 के सैलाब की तबाहकारी की जिक्र कर रहा हूँ, उसमें 3-4 डिस्ट्रिक्ट बुरी तरह मुतासर हुए थे, लेकिन एक दफ़ा भी वो वहाँ नहीं आए। लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं है, हम कहते हैं कि सब मिलकर काम करें। अच्छा है, और आप बहुत बड़ी आफत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और सियासत से हटके ही हमें अब इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। यही मेरा आज का जो प्रोग्राम का मोटो था, यही मैं कहना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद, और कोशिश भी यही है कि इस प्लेटफॉर्म से बार बार ये बात की जाए कि सियासत कीजिए, लेकिन आवाम के लिए कीजिए, क्योंकि बिल आखिर ये वोट भी आपको इसी आवाम से लेना है। ये बचेगी तो आपको वोट देगी, तो ख्याल कीजिए, ये वक्त ख्याल करने का और एहसास करने का है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।